नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का दावा, बीजेपी के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। मदरसों का सर्वे कराने के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, आधुनिकीकरण के बहाने बीजेपी सरकार बना रही है निशाना। योगी सरकार की मंत्री का बड़ा बयान, कहा अगर मदरसों की जांच होगी तो स्कूल की भी होगी जांच। जनता के टैक्स के एक एक पैसे का देना होगा हिसाब, मुरादाबाद में सीएम योगी ने अधिकारियों को दी हिदायत। मुख्यमंत्री योगी आज रामपुर में 72 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को नसीहत दी है। मंत्री अनिल राजभर ने नसीहत वाला बयान वाराणसी में दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, उनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहने के बावजूद भी लगातार बीजेपी पर हमलावर तेवर अपनाए रहने वाले ओम प्रकाश राजभर फिलहाल इस समय सरकार के साथ नहीं है, लेकिन ओपी राजभर की तरफ से लगातार बीजेपी के साथ जुड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बीच आपसी तल्खी जग जाहिर है। कभी ओम प्रकाश राजभर द्वारा अनिल राजभर को राजनीति का बच्चा बताया गया, लेकिन उसी बच्चे ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के बेटे को धूल चटाकर फिर से वाराणसी के शिवपुरी विधानसभा सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। मंत्री लगातार ओम प्रकाश राजभर को चुनौती दे रहे हैं। दोनों के बीच तीखी बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। दोनों अक्सर एक दूसरे पर जुबानी हमले करते रहते हैं। वहीं वाराणसी में मंत्री अनिल राजभर ने एक बार फिर सुबह सपा प्रमुख पर जुबानी पलटवार किया। बता दें कि बीते दिनों में ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की है, जिसके बाद से ही कयास है कि उनके बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब तक दोनों ही गठबंधन की ओर से इस कयास को खारिज किया गया है, लेकिन बीजेपी के विपक्षियों पर ओपी राजभर के जुबानी हमले अभी भी जारी हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले पर एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा है। इस मुद्दे पर ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार के मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत सिर्फ यूपी में और 50,000 शिक्षकों की कुल 75 करोड़ तनख्वाह बकाया है। संसद भवन में ही सवाल उठाया था और पूर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने सवाल पर मुझे आश्वस्त किया था कि फंड जल्द तकसीम कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा, टीचरों की ऐसे मशाई हालत का क्या जिम्मेदार हूँ? बकाया फंड देने के लिए सरकार को कौन से सर्वे की जरूरत है? आधुनिकीकरण के बहाने मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। जब मैंने इसकी मुखालिफत की तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया कि मैं मदरसों के आधुनिकीकरण के खिलाफ हूं। योगी सरकार ने सर्वेक्षण कराने के फैसले पर तर्क दिया है कि इससे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि मदरसों को कहां से पैसा मिल रहा है और संचालन इसे किस तरह से संचालित करते हैं। बच्चों को तालीम किस तरह की दी जा रही है, हर जनपद में कितने मदरसे और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इसके लिए सभी जनपदों को डीएम को निर्देश दिए गए हैं। ओवैसी ने कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे काबिल बने और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। सरकार चाहती है कि मुसलमानों के तालीमी इरादे बंद कर दिए जाएं। मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ साइंस, मैथ वगैरह भी पढ़ाया जाता है। मदरसों ने मुल्क की आज़ादी में एक गैर मामूली रोल अदा किया था। मदरसों में इंसानियत सिखाई जाती है और शाखाओं में नफरत, दोनों के बीच ये सबसे बड़ा फर्क है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के फैसले पर राजनीति का माहौल गर्म हो गया है। राज्य की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा और अगर मदरसों की जांच होगी तो स्कूलों की भी होगी। दरअसल मंत्री गुलाब देवी मेरठ के दौरे पर थी। वह यहां विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक करने आई थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और बातचीत के दौरान उन्होंने
उन्होंने कहा कि शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। स्कूल हो या मदरसा दोनों बराबर रहें। अगर मदरसों की जांच होगी तो स्कूल की भी होगी। देवी ने आगे कहा कि सरकारी अनुदान लेने के मकसद से चलाए जा रहे मदरसों और विद्यालयों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। एक सवाल के जवाब में मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि जिस भी मदरसे ने फर्जी तरीके से सरकारी अनुदान लिया है उसकी जांच हो रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प के प्रति गंभीर है। विद्यालयों में सीबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम में भी पठन पाठ्य की तैयारी की जा रही है। इसके साथ खेल कूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूलों में किताबों की कमी को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच कराई जाएगी और सभी स्कूलों में किताब भिजवाई जाएंगी। उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। निजी स्कूल की तरह सरकारी स्कूलों में भी पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें कि योगी सरकार ने सर्वेक्षण कराने के फैसले पर तर्क दिया है कि इससे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 518 ऐसे लाभार्थी हैं जिनके पास कभी अपना आवास नहीं था, उन्हें आवास उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने यहां समीक्षा बैठक की और सभी जनप्रतिनिधियों से बात की और उनके सुझाव नोट किए। इसमें सपा के विधायकों ने भी हिस्सा लिया और अपनी मांगे रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में रोजगार बढ़ाने और निवेश पर बल देने की बात कही और साथ ही बिना वजह एनओसी लटकाने वाले अधिकारों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। सीएम योगी ने गांव के लोगों की आमदनी बढ़ाने और कृषि निवेश लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने जिले के जीडीपी मापने और उसे बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गरीबों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया। जनता के टैक्स के एक एक पैसे को सही उपयोग और उसका हिसाब देने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने इस दौरान पुलिस को गरीबों और पीड़ितों की हमदर्द बनने की भी नसीहत दी और कहा कि गरीबों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों ने आबकारी और प्रदूषण विभाग की एनओसी लटकाने की शिकायत की, जिस पर सीएम योगी ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सपा विधायकों की मांगों और प्रस्तावों पर काम करने का आश्वासन दिया। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से गांव, ब्लॉक, विधानसभा और संसदीय सीट स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर में हैं। वे यहां पर लगभग 3 घंटे तक रुकेंगे। इस दौरान वे फिजिकल कॉलेज के मैदान पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जनसभा के दौरान लगभग 72 करोड़ की परियोजनाओं का वे शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रामपुर आगमन की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं। जून माह में संपन्न लोकसभा के उपचुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार रामपुर आ रहे हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतर गया था। सबसे पहले वे पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवासीय भवनों का निरीक्षण करने पहुंचे। पुलिस लाइन में ही जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। दोपहर लगभग 12:30 बजे वे राजकीय शिशु सदन का निरीक्षण भी उन्होंने किया और लाभार्थियों से वार्ता की। इसके बाद दोपहर 1 बजे वे फिजिकल कॉलेज के मैदान में जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन निगम के आरएम मोहम्मद परवेज खान से पूछा कि मुरादाबाद में और कितनी ई बसें पहुंचनी हैं, एक ई बस को चार्ज करने में कितना समय लगता है और चार्ज होने के बाद कितने किलोमीटर चलती है। आरएम ने सीएम को बताया कि तय प्रक्रिया के तहत 10 और ई बसें मुरादाबाद को दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि एक बस को एक चार्जर से चार्ज करने में 70 मिनट और डुअल चार्जर से 45 मिनट लगते हैं। सीएम ने आश्वासन दिया कि जल्द ही 10 ई बसें मुरादाबाद पहुंचाई जाएंगी। सीएम लाकड़ी फाजुलपुर स्थित ई बसों के चार्जिंग स्टेशन पहुंचे। वहां फीता काटकर ई बसों के चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण भी किया। साथ ही ई बस को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना भी किया। सीएम ने चार्जिंग स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया, कंट्रोल रूम में जाकर देखा कि किस तरह से सभी बसों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके बाद करीब 4:15 बजे वे अपने वाहन में बैठकर सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। सीएम के कार्यक्रम से पहले आसपास के लोगों को गलियों से भी बाहर नहीं निकलने दिया गया।
पुलिस मुस्तैद रही। मुख्यमंत्री का काफिला ई बसों के चार्जिंग स्टेशन पहुंचने से 2 मिनट पहले वहां से गुजरने वाली एम्बुलेंस को रोक दिया गया। एम्बुलेंस मरीज को लेकर जिला अस्पताल जा रही थी। गनीमत रही कि मरीज की हालत ज्यादा गंभीर नहीं थी। मुख्यमंत्री और अधिकारियों के वाहन वापस निकलने के बाद एम्बुलेंस को वहां से निकलने दिया गया। लगभग 15 मिनट तक एम्बुलेंस रास्ते में खड़ी रही। सीएम की गाड़ी चार्जिंग स्टेशन से सर्किट हाउस के लिए निकली तो आला अधिकारियों के बाद स्कॉट के लिए सीओ के ड्राइवर ने भी फौरन गाड़ी निकाली। इस पर सुरक्षा कर्मियों ने ड्राइवर को जमकर फटकार लगाई और गाड़ी पीछे हटाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलेक्ट्रेट में नवनिर्मित महात्मा विदुर सभागार का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभागार में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री लोकार्पण के दौरान गदगद थे और सभागार को देखते हुए एक शब्द में तारीफ करते हुए अति सुंदर कहा। कलेक्ट्रेट में महात्मा विदुर सभागार का लोकार्पण जिले के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारतीय संस्कृति की झलक दर्शाता ये सभागार आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित है। जनपद वासियों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास है। कलेक्ट्रेट की स्थापना अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। कलेक्ट्रेट स्थित सभी कार्यालयों के भवन सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। कलेक्ट्रेट के नवनिर्मित महात्मा विदुर सभागार में लोगों को एक ही छत के नीचे प्रशासनिक सुविधाएं मिली हैं। डीएम एडीएम के कार्यालय तथा न्यायिक कोर्ट एक ही जगह है। फरियादियों को अपनी समस्या को लेकर इधर उधर भटकने से निजात मिलेगी। नवनिर्मित सभागार का ये मानचित्र महात्मा विदुर सभागार से सटकर 3 ब्लॉक का निर्माण हुआ है। तीनों ब्लॉक ए बी सी भाग में बटा है। ए ब्लॉक में भूतल पर सभागार का निर्माण हुआ है। प्रथम मंजिल पर नजारा फाइनल है। बी ब्लॉक में डीएम एडीएम प्रशासन तथा एडीएम वित्त एवं राजस्व समेत प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय हैं। अधिकारियों के न्यायिक कार्यालय भी इसी ब्लॉक में बने हैं। सी ब्लॉक में कलेक्ट्रेट के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था रहेगी। सी ब्लॉक में ही राजस्व अभिलेखों का रिकॉर्ड रूम होगा। फरियादियों को काम के लिए कार्यालय के चक्कर काटने से निजात मिलेगी। फरियादियों की बैठने के लिए व्यवस्था होगी। करीब 10 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आया है। महात्मा विदुर सभागार के निर्माण की जिम्मेदारी यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है। बिजली की समस्या को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में एसएस स्पेशल मजिस्ट्रेट एसपी एमएलए कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। मामला कोतवाली नगर से जुड़ा है। अभियोजक पक्ष के मुताबिक वर्ष 2008 में सपा विधायक अनूप संडा व संजय सिंह समेत कई लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर शहर के ख्वाजा कॉम्प्लेक्स के पास सुल्तानपुर प्रयागराज मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया था। आरोपी के लोगों ने एक रोडवेज बस पर पथराव किया। उपद्रव रोकने के लिए कई थानों की फोर्स बुलाई गई। पुलिस ने सपा विधायक अनूप संडा, संजय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ 3 सितंबर 2008 को कोतवाली नगर में केस दर्ज किया था। इसी मामले में सांसद संजय सिंह व पूर्व सपा विधायक अनूप संडा, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव समेत 19 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए योगेश कुमार यादव ने आप सांसद संजय सिंह, पूर्व सपा विधायक अनूप संडा, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव समेत 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ सहित 7 जिलों के 28,016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। सरकार का दावा है कि एससीआर संतुलित और समावेशी विकास का मॉडल बनेगा। इसके लिए एक सप्ताह में कार्य योजना तैयार की गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 कमेटियां गठित की जाएंगी। देश में पहली बार किसी राज्य में गठित होने जा रहे राज्य राजधानी क्षेत्र का लक्ष्य लखनऊ पर बढ़ती जनसंख्या से इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव, अनियोजित व क्षेत्र विशेष का विकास जैसी चुनौतियों का समाधान करना है। सरकार का दावा है कि एससीआर स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के वैश्विक मानकों के अनुरूप जीवंत सूचांक में अपनी खास जगह बनाने का होगा। दावे के अनुसार एससीआर आम आदमी को ईज ऑफ लिविंग के सभी मानकों पर विश्वस्तरीय एहसास कराने वाला होगा। इसमें लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर व कानपुर देहात को शामिल किया जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय विस्तृत
कार्य योजना तैयार करने के बाद ही हो सकेगा। SCR के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तराधिकारी प्राप्त कमेटी में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता वाली कमेटी में लखनऊ, कानपुर और अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त, संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। कौशाम्बी में गैंगरेप के आरोपी नितिन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। नितिन और उसके साथी अर्जुन पर उनके गांव के ही एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। ये सितंबर 2019 की घटना है। पुलिस ने 28 सितंबर को नितिन को अरेस्ट किया था। नितिन ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का सहारा लिया। ये कौशाम्बी के कड़ाधाम थाने का मामला है। आरोपी और उसके साथी अर्जुन के खिलाफ गाँव के ही एक लड़की ने आईपीसी की धारा 354 और 506 के तहत केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 19 सितंबर को आधी रात के समय जब वे सो रही थी तो दोनों आरोपी उसके घर में आए, उसके साथ छेड़खानी की और गलत नियत से जबरदस्ती करने की उसके साथ कोशिश की। आरोप है कि लड़की के शोर मचाने पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए और दोनों आरोपी मौके से भाग गए। भागते वक्त दोनों आरोपियों ने लड़की को धमकी भी दी थी। वहीं पुलिस जांच के दौरान लड़की ने अपना बयान बदल दिया था और कहा था कि उसके साथ गैंगरेप किया गया। उसने खुद को घटना के वक्त नाबालिग बताया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376D और 506 के साथ ही पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। नितिन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद आरोपी नितिन को जमानत पर रिहाई किए जाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर की। अदालत ने अपने फैसले में पाया कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई। आरोपी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री न होने की वजह से उसे राहत दी गई। आरोपी की ओर से उनकी वकील सहर नकवी ने कहा कि नितिन को इस मामले में झूठा फंसाया गया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सितंबर शुरू होते ही पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती बढ़ने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार को करीब 2 घंटे 19 मिनट बिजली की कटौती हुई। तहसील मुख्यालयों पर शेड्यूल समय में से 1.5 घंटे की कटौती हुई। इसी तरह बुंदेलखंड में भी 2 घंटे की बिजली कटौती रही। आने वाले समय में बिजली की मांग और बढ़ेगी। ऐसे में अगर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने बंद इकाइयों को चालू करने प्रयास नहीं किए गए तो बिजली संकट बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदेश के कमोबेश सभी जिलों में रात्रिकालीन कटौती भी शुरू हो गई है।
2 दिन पहले बिजली की मांग करीब 25,537 मेगावाट तक पहुंच गई थी। वहीं शुक्रवार को ये मांग 23,513 मेगावाट रही। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में पावर एक्सचेंज पर पूरे देश में बिजली संकट की शुरुआत होने से बिजली बेचने वालों की संख्या कम है, वहीं बिजली खरीदने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। हरुंदा, आगंज और ललितपुर की 2 इकाइयां बंद है। उन्हें चालू करके बिजली संकट पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इन इकाइयों की क्षमता ज्यादा है। सितंबर में जब मांग बढ़ेगी तो सभी राज्य पावर एक्सचेंज के सहारे हो जाएंगे। इसका परिणाम ये होगा कि जो राज्य बिजली खरीदना भी चाहेंगे और उनके पास पैसा भी होगा तो वे बिजली नहीं खरीद पाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में शनिवार को मेगा की 660 मेगावाट की एक इकाई चालू हो गई जो अभी तक बंद चल रही थी। वहीं टांडा की भी 110 मेगावाट की एक इकाई चालू हो गई। इससे बिजली की उपलब्धता में 770 मेगावाट वृद्धि होने से ग्रामीण व तहसील स्तर पर बिजली कटौती में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अधिवेश कुमार वर्मा ने कहा कि वर्तमान में पावर एक्सचेंज के भरोसे रहना उचित नहीं है। उन्होंने बंद पड़ी अनपरा डी उन्नाव टर्मिनेशन की 765 केवी लाइन को अविलंब चालू कराने की मांग की है। दहोरा नदी पर पुल न होने से आवागमन की दिक्कतों से नाराज राजकीय इंटर कॉलेज दोहरा के छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पलिया दोहरा हाईवे पर बाईपास चौराहे के पास जाम लगा दिया। करीब 4 घंटे तक रोड जाम रही। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने और समस्या के समाधान का आश्वासन मिलने पर छात्र छात्राओं ने जाम को खोला। इस बीच सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। करीब 30 साल पहले आई भीषण बाढ़ के दौरान दोहरा नदी पर बना पुल ढह गया था। तब से ये पुल नहीं बन पाया। 8 ग्राम पंचायतों की करीब 50,000 की आबादी का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। बरसात के मौसम में छात्र छात्राओं को स्कूल जाने में भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। छात्र छात्राओं के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने पलिया दहोरा हाईवे बाईपास चौराहे पर एकत्रित होकर रास्ता जाम कर दिया। विद्यार्थियों का कहना था कि मानसून में घाघरा नदी का पानी और बरसात का पानी आने से रास्ता बंद हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी दोहरा आने वाले छात्राओं को होती है। मौजूदा समय में भी सड़क पर पानी चल रहा है। उधर जाम की सूचना पर पहुंचे एसडीएम धीरेन्द्र सिंह, तहसीलदार अवधेश कुमार व पुलिस बल ने मौके पर जाकर छात्रों को मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे। छात्र प्रदेश सरकार के मंत्री और डीएम को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। एसडीएम के बहुत समझाने के बाद तहसील परिसर चलकर शिकायती पत्र देने के बाद छात्र तैयार हुए। इस दौरान छात्रों ने जमकर हंगामा किया और स्थानीय प्रशासन व दोहरा विधायक के मुर्दाबाद के नारे लगाए। छात्रों ने प्रशासन को 1 हफ्ते तक अल्टीमेट दिया और कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 हफ्ते बाद फिर से हाईवे जाम किया जाएगा, जो घंटों तक चलकर मांग पूरी होने तक चलेगा। एसडीएम धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर उपरोक्त मार्ग पर वैकल्पिक व्यवस्था कर रास्ता सही करवा दिया जाएगा। उन्होंने एक सहकारी नाव चलाने की बात भी कही है। वेहरगांव थाना क्षेत्र के 170 ग्रामीणों को शांति भंग नोटिस जारी होने के विरोध में डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे। डीएम के ऑफिस में न होने पर कलेक्टर परिसर में ही सैकड़ों ग्रामीण के साथ ये कहते हुए वो बैठ गए कि डीएम से बिना मिले नहीं जाएंगे। नोटिस एसडीएम सदर ने जारी किया था। अफसरों की कार्यशैली से नाराज कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही डीएम ऑफिस के बाहर ही बैठ गए। थाना क्षेत्र के 170 ग्रामीणों को शांति भंग में नोटिस जारी होने के विरोध में डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। डीएम के ऑफिस में न होने पर कलेक्ट्रेट परिसर में ही सैकड़ों ग्रामीणों के साथ ये कहते हुए बैठ गए कि डीएम से बिना मिले नहीं जाएंगे। नोटिस एसडीएम सदर ने जारी किया था। मंत्री सुबह करीब 10:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। उस वक्त डीएम अनुज कुमार संपूर्ण समाधान दिवस के लिए गए हुए थे। जब एसडीएम सदर अनिल कुमार समझाने पहुंचे तो मंत्री ने जमकर खरी खोटी सुनाई। कहा बिना जांच के ही नोटिस जारी कर दिया। मंत्री के कलेक्ट्रेट में बैठने की सूचना मिलने पर डीएम करीब 11 बजे दफ्तर लौट आए और पूरे मामले की जांच एडीएम से कराने की बात कहकर मंत्री का गुस्सा शांत कराया। डीएम ने कहा कि जांच के बाद सभी गलत को हटा दिया जाएगा। मंत्री ने डीएम से वार्ता के बाद कहा कि वह जनता की समस्या लेकर आए थे, डीएम के इंतजार में बाहर बैठ गए थे। राज्य मंत्री राही के अनुसार एसडीएम पिपरारी, घुली, बक्सुरिया, रिक्सीपुरा आदि गांव में जिन 170 लोगों को शांति भंग में नोटिस भेजा है
से कई यहाँ रहते ही नहीं। कई महिलाओं के भी नाम इसमें डाले गए हैं। बिना जांच मनमाने तरीके से नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल पिपराघूरी की गौशाला में गौवंश संरक्षण को लेकर पिछले दिनों हुए विवाद में हरगांव पुलिस ने प्रधान के विपक्षी खेमे के कुछ लोगों को जेल भेज दिया था। इसके बाद कुछ अराजक तत्वों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी थी। इसी बीच प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की तो कई गांव में तनाव फैल गया। तब प्रशासन ने 170 ग्रामीणों के खिलाफ शांति भंग का नोटिस जारी कर दिया। इससे लोगों में गुस्सा था। हरदोई जिले में कोतवाली देहात के भीटा गांव का प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को ग्रामीणों पकड़ लिया। सही जानकारी न देने से गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी लात घूसों और चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। देहात कोतवाली क्षेत्र के भीटा गाँव की घटना बताई जा रही है। पड़ोस के गाँव बेलहा निवासी एक युवक का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक युवक कई महीने से प्रेमिका से मिलने गाँव आता था। ग्रामीणों को लगातार इसकी हरकत को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने फिर उसे गांव में देखा तो ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर वह इधर उधर की बातें में उलझाने लगा। कड़ाई से पूछने पर उसने ग्रामीणों को सच्चाई बता दी। गुस्साए ग्रामीणों ने लात घूसों और चप्पलों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान किसी ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एएसपी पूर्वी दुर्गेश सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो आया है और पूरे मामले की जांच है और उसे हिरासत में लेकर लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने बिना पुलिस की कार्रवाई के उस पर हाथ पैर क्यों उठाए। एसएसपी ने श्रद्धांजलि दी है। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो मंत्री जो थे यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।